डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSV 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्टडी के ब्लॉक 6 असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन साइंस एंड सोशोलॉजी असेसमेंट टेक्निक्स रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा सीखी गई विज्ञान अवधारणाओं के आकलन में दृष्टिबाधिता के निहितार्थ। दृष्टिबाधित बच्चों की विज्ञान अवधारणाओं के अध्ययन के मूल्यांकन में दृष्टि हानि के निहितार्थ पर प्रकाश डालने से पहले दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार किया जाना चाहिए। जो पहला है हमारा विज्ञान का महत्व बताना। जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चों के लिए जो साइंस विज्ञान जो महत्व रखता है, वही महत्व जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए भी महत्व रखता है। इसलिए हमें जो VI बच्चे हैं उनको भी विज्ञान का शिक्षण देना चाहिए। विज्ञान पढ़ने के तरीकों की पहचान करना। VI बच्चे को हम विज्ञान किस तरह से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो देखने में समर्थ नहीं है, तो उनके लिए किस तरह से हम उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, कौन सा तरीका अपना सकते हैं ताकि बच्चे के लिए वो आसान हो, उनके लिए सुविधाजनक हो। फिर तीसरा है विज्ञान अवधारणाओं के अध्ययन में प्रयोगों के संचालन का वर्णन करना। जब हम साइंस बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं तो बहुत सारा उसमें चीज़ें हैं या वर्ड्स है वो बच्चा फर्स्ट टाइम सुनता है या उसके बारे में जानता है, तो उससे रिलेटेड बच्चे किस तरह से या उसका कंसेप्ट किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से उसके बारे में समझेंगे, कैसे उसको लेंगे, तो ये सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। फिर चौथा है रासायनिक ब्रेल कोड के उपयोग की व्याख्या करना। जो केमिकल्स है उसके जो सिंबल्स है उसको किस तरह से हम ब्रेल कोड में बच्चे को बता सकते हैं, ब्रेल कोड में उनको दे सकते हैं ताकि उनको समझने में पढ़ने में अच्छा हो, आसानी हो। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स के नाम होते हैं, जैसे सोडियम है, लिंक है, बहुत सारा है। तो ये किस तरह से जो VI बच्चे हैं वो उनको सीख पाए, उसको याद कर पाए, समझ पाए, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। फिर वैज्ञानिक चित्र बनाने की विधियाँ बताना। अगर जो साइंस में है तो बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, लेवल किए हुए होते हैं, बायो में भी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, बायो में बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। हर चीज़ का आपको डायग्राम के द्वारा हमें बताया जाता है, हम सीखते हैं, देखते हैं। जैसे रिस्पिरेटरी ऑर्गन है तो इस तरह से हार्ट का डायग्राम है, हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है, तो सारा चीज़ हम डायग्राम के द्वारा बच्चे को बताते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि VI बच्चे हैं वो उनके लिए हमें कैसा मैप बनाना है या उनके लिए किस तरह का होना चाहिए ताकि उनको समझने में दिक्कत ना हो, वो आसानी से उस चीज़ को समझ सके, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। फिर छठा है हमारा मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों और परीक्षा के तरीकों को आवश्यक संशोधन के साथ समझाना। हर एक जो पार्ट है या फिर जो क्लास है उसके बाद बच्चे का नॉर्मल बच्चे की तरह ही मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन होता है। तो वहाँ पे परीक्षा है उसमें हम किस तरह का संशोधन कर सकते हैं या उस परीक्षा में क्या चेंजेस कर सकते हैं ताकि जो VI बच्चा है वो भी आसानी से अपना परीक्षा दे सके, एग्ज़ाम पास कर सके। दृष्टिबाधित बच्चों को विज्ञान पढ़ाना, छात्रों को सामग्री और रेखा चित्रों को चतुराई से तलाशने का विशेष अवसर प्रदान करना, अग्रिम समझ और
अनुवर्ती जानकारी प्रदान करना, उन्हें क्षेत्र यात्राओं पर ले जाना, उन्हें प्रत्यक्ष जानकारी का आनंद लेने की अनुमति देना, उन्हें रासायनिक संकेतन सिखाना और प्रयोगशाला प्रयोगों का संचालन करना, अनुमति देना। कुछ संशोधन और अनुकूलन किए गए हैं और यह बिना किसी संदेह के साबित हो गया है कि हालांकि कुछ हद तक कठिन है, कुछ हद तक कठिन है, लेकिन पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है या नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो हम जब भी वीआई बच्चे को साइंस पढ़ा रहे हैं या सोशोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो एक समान बालक करता है उस तरह से ही हमें वीआई बच्चे को भी पढ़ाना। अगर हम किसी यात्रा पे बच्चे को, जैसे स्कूल ट्रिप है उस पे लेके जा रहे हैं या एजुकेशनल ट्रिप है उस पे लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी वीआई बच्चे उनको इंक्लूड करें, उनको भी साथ में लेके जाए। अगर मैप में है कि हम टेक्टाइल मैप देंगे वीआई बच्चे को, तो लैब में अगर हम नॉर्मल बच्चे को लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए हमें वीआई बच्चे को, या लो विजन बच्चे हैं तो उनको भी हमें लैब में लेके जाना है, उनको भी प्रयोग करने का तरीका है, किस तरह से प्रयोग हम करेंगे या होता है वो सिखाना है, उनको करने देना है। साथ में टीचर भी रह सकता है, कोई अगर उसके साथ दूसरा नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी हम रख सकते हैं, ताकि ये प्रोसेस या करते समय कोई दुर्घटना न घटे और जो वीआई बच्चे हैं वो भी अच्छे से लैब का प्रैक्टिस कर सके, केमिकल रिएक्शन किस तरह से किया जाता है उसको समझ सके, खुद अनुभव प्राप्त कर सके। दृष्टिबाधित बच्चों को सामग्री विज्ञान और जीव विज्ञान की शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पद्धति और सामग्री में कुछ बदलाव विषय को दिलचस्प बनाते हैं और अल्प दृष्टि वाले बच्चे और गंभीर दृष्टिबाधित बच्चों दोनों ही प्रभावी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो बायो साइंस है या लाइफ साइंस हम उसको बोल सकते हैं, तो उसमें भी जो लो विजन बच्चे हैं वो और जो टोटली ब्लाइंड बच्चे वो भी पढ़ सकते हैं, उनको भी हम पढ़ा सकते हैं। और तो उसमें थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं या तरीका कोई और तरीका अपना सकते हैं, लेकिन उनको भी हम उस चीज़ के बारे में जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान मूल्यांकन के लिए प्रश्न और उत्तर के रूप में कुछ बदलाव या अनुकूलन आवश्यक हो सकते हैं जो परीक्षार्थी दृष्टिबाधित बच्चे हों। तो यहाँ पर एग्ज़ाम लेने के दौरान भी हम कुछ उसमें संशोधन करके या उनके अनुरूप करके हम एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। यह नियम सिद्धांत और व्यवहारिक पेपरों में अच्छा काम करता है और सभी विज्ञान विषयों का समान रूप से लागू होता है। सामग्री विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र या वनस्पति विज्ञान, तो ये सारे जो पेपर है उनका हम एग्ज़ाम ले सकते हैं और वीआई बच्चे को भी हम उसके बारे में पढ़ा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो, बेसिक टेक्टाइल एनाटॉमी एटलस। तो आप लोगों ने एटलस तो देखा ही होगा, सबको पता होगा। तो यहाँ पे जो एटलस है वो ब्रेल में है, उभरा हुआ है और उसका जो भी लेवल किया हुआ है वो भी ब्रेल में किया हुआ है, ताकि जो वीआई बच्चे हैं वो उसको अच्छे से, उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन किया हुआ है वो भी ब्रेल में लिखा हुआ है, तो अच्छे से उसको ब्रेल लिपि में पढ़ सके, उसको अपने हाथों से छू के स्पर्श करके उसको फील कर सके। तो इट इंक्लूड्स द skeletal, muscular, nervous and endocrine, cardiovascular, lymphatic, respiratory, digestive, urinary and reproductive systems. Each tactile diagram has braille and print levels accompanied by a brief braille description. तो जो भी यहाँ पे आपका जो डायग्राम दिया हुआ है सब में उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो ब्रेल में है और जो लेवल किया हुआ है वो भी ब्रेल में है। तो ये जो वीआई बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि वो भी जो हमारा बायो साइंस है उसको अच्छे से
पढ़ सके। और ये सारा जो इसमें डायग्राम है नर्वस का, इंडोक्राइन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो सारा अच्छे से वो इसके बारे में जान सके। फिर दूसरा पिक्चर हमारा लाइफ साइंस टेक्टाइल ग्राफिक्स, जिसमें आपका प्लांट का इनटेक एंड आउटटेक, जैसे कैसे एक जो प्लांट है, पौधा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उस लेने के दौरान उस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, फिर ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, फिर उसके बाद जो सीड्स का है, किस तरह से वो बीज का अलग अलग पार्ट्स है, उसके बारे में हम उसको बता सकते हैं। और ये जो टेक्टाइल ग्राफिक्स है वो उभरा हुआ होता है, तो बच्चे आसानी से खुद से छू के, स्पर्श करके उसके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार टीचर है या घर के कोई बड़े हैं वो तो बताएंगे ही, उसके बाद अगर बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उस वक्त भी वो खुद से अपना जो सेल्फ स्टडी है वो कर सकता है। फिर नेक्स्ट डायग्राम है हमारा डीएनए का और वायरल रिप्लिकेशंस का। तो किस तरह से ये सब होता है, इसका स्टेप्स क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस तरह से वो इसके बारे में भी, और साइंस से रिलेटेड और भी जो डायग्राम है हमारा, तो वो सब अच्छे से बच्चा समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसके बारे में जान सकता है। फिर मूल्यांकन के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला है हमारा प्रश्न पत्र ब्रेल में दिए जाएं और उत्तर भी ब्रेल में प्राप्त किए जाएं। जब हम वीआई बच्चे को एग्ज़ाम लेने का, उसका मूल्यांकन करने की बात करते हैं, तो जो पहला हमारा है सुझाव, वो क्वेश्चन पेपर है वो ब्रेल में होना चाहिए और ऐसी सुविधा होनी चाहिए ताकि जो उसका जवाब है, आंसर है, वो भी बच्चा ब्रेल में लिख के दे सके। दूसरा है प्रश्न पत्र मुद्रित रूप में दिया जाए और दृष्टिबाधित छात्र को स्क्राइबर द्वारा पढ़ा जाएगा। जो वीआई बच्चे, उनके साथ एक स्क्राइबर की सुविधा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये स्क्राइबर देते हुए या उसकी सुविधा करते हुए ध्यान में रखना है कि वो सेम क्लास के ना हो। अगर बच्चा 8 का है तो वो जो स्क्राइबर है वो 6 का हो, 7 का हो, सेम क्लास का ना हो। उत्तर स्क्राइबर को दिया जाएगा और स्क्राइबर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखेगा। तो यहाँ पे जब हम स्क्राइबर की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन पेपर है वो नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मल बच्चे को देते हैं, वो तो प्रिंटेड होगा, और जो स्क्राइबर है वो क्वेश्चन पढ़ के बोलेगा, और जो वीआई बच्चा है वो उसको क्वेश्चन को सुनेगा, फिर उसका रिप्लाई वो बोलेगा, और जो स्क्राइबर है वो आंसर शीट में उसके द्वारा जो बताया गया जवाब है उसको लिखेगा। फिर तीसरा है हमारा प्रश्न को ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उत्तर भी दृष्टिबाधित बच्चे द्वारा कैसेट पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। फिर तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जो क्वेश्चन है वो रिकॉर्ड करके बच्चे को दें, और फिर ये सुविधा हो कि बच्चा भी अपना जो जवाब है वो बोले और वो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि अब जो उसका मूल्यांकन है उसकी, या देखना है कि बच्चा सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो हम बाद में ये कर सकते हैं कैसा बच्चा आंसर दिया है, जवाब क्या है उसका, कि कितने मार्क्स के हैं। तो इस तरह से जो भी हम आंसर शीट चेकिंग होता है तो बाद में होता है। तो यहाँ पे जो बच्चे का जवाब है वो रिकॉर्डेड रूप में ले लिया जाएगा, या बच्चा बोल के बता देगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर बाद में जो उसका मूल्यांकन करना है या ये मार्क्स ये सब करना है वो होगा। फिर चौथा हमारा अल्प दृष्टि वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र बड़े प्रिंट में पूरा किया जाना चाहिए, और जो लो विजन बच्चे हैं तो उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो उसका जो प्रिंट साइज है और फॉन्ट साइज है वो हम बड़ा कर सकते हैं, ताकि जो अल्प दृष्टि वाले बच्चे हैं वो आसानी से उसको देख सके और खुद से उसका आंसर शीट पे लिख सके। फिर हमारा पांचवा है दृष्टिबाधित बच्चों से उन प्रश्नों के उत्तर को शब्दों में बताने के लिए कहें जिनके लिए आरेख अनुभाग में मूल्यांकन के लिए आरेख की आवश्यकता होती है। जैसे अगर डायग्राम है या फिर
उसमें लेवल करना है, तो वहाँ पे हम बच्चे से पूछ भी सकते हैं, और जो आप उनको आरेख दोगे, अगर वो खुद से उसको टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो वो टेक्टाइल के रूप में होना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों से चित्र बनाने के बजाय उसे बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। जैसे अगर कोई चीज़ का डायग्राम बनाना है तो हम बच्चे से ओरली पूछ सकते हैं कि इसको हम किस किस तरह से बनाएंगे, इसका स्टेप क्या है, कैसे इसका वर्णन करेंगे, और उसके अनुसार उन्हें हम मार्क या ग्रेड जो भी देना है वो दिया जा सकता है। फिर छठा है हमारा, सभी विज्ञान विषयों जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान आदि में व्यवहारिक मूल्यांकन के लिए आरेख के समान नियम लागू किया जा सकता है। प्रयोगशाला में काम करते समय किसी छात्र के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर लैब में प्रैक्टिकल हो रहा है, जैसे 11th 12th में होता है, तो वहाँ पे प्रयोगशाला में ये सुविधा होनी चाहिए ताकि वहाँ पे टीचर अवेलेबल हो, और भी नॉर्मल बच्चे हो, और सबकी देख रेख में हो। अतिरिक्त देखभाल करने से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जोखिम कम किया जा सकता है। लैब में हमें ऐसा सुविधाजनक बनाना है कि कोई दुर्घटना न घटे, और जो भी बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं केमिकल के साथ, तो वो सुरक्षित रूप में करे और उनको कोई हानि ना हो। तो ये सब, और केमिकल रिएक्शन होगा तो भी अलग अलग केमिकल डालेंगे, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि कोई दुर्घटना न घटे और बच्चा सावधानी से जो उनका लैब का जो काम है वो कर सके और अपना एग्ज़ाम दे सके। फिर सातवां हमारा हाई स्कूल स्तर पर छात्र समूहों में प्रयोग करते हैं। जहाँ तक एक बच्चा प्रयोग कर रहा है वहीं दूसरा परिणाम रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि दूसरा प्रयोग देखने में लगा हुआ। जैसे अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो कोई बच्चा कर रहा है, कोई बच्चा उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और कोई देख रहा है। बच्चे सभी तथ्यों को एक साथ रखते हैं और परिणाम प्रयोगकर्ता के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो सारे बच्चे मिल के करेंगे और जो उसका परिणाम होगा वो सारे बच्चे प्रस्तुत करेंगे। दृष्टिबाधित बच्चे ऐसी टीमों के सदस्य होते हैं और अपनी समझ के अनुसार जिम्मेदारियां साझा करते हैं। उसमें जो भी ग्रुप में अगर है तो हर एक बच्चे थोड़ा थोड़ा करके कि आप ये करो, आप ये करो, इस तरह से काम को जो भी है वो डिवाइड कर लेंगे कि इसके बाद कौन क्या करेगा। परीक्षा के दौरान दृष्टिबाधित बच्चे के प्रयोगों का मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। तो ग्रुप एक्टिविटी सारे अगर 4 बच्चे का है, 5 बच्चे के, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना जो काम है वो प्रस्तुत किया, तो उसके बेस पे उसके हिसाब से जो ग्रेडिंग देना है या मार्क्स देना है वो दे के उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर हमारा दृष्टिबाधित बच्चे के साथ सीखने का समाजशास्त्र अवधारणाओं के आकलन में दृष्टि हानि के निहितार्थ। दृष्टिबाधित बच्चे के समाजशास्त्रीय अध्ययन का मूल्यांकन करते समय पालन किए जाने वाले कुछ सिद्धांत इस प्रकार है। पहला हमारा प्रश्न पत्र उपयुक्त प्रारूप में दिया जा सकता है, जैसे ब्रेल, बड़े प्रिंट, स्क्राइबर के साथ प्रिंट सुविधा। अगर वीआई बच्चा वो ब्रेल में खुद लिख रहा है, स्वयं लिख रहा है, तो उसको जो क्वेश्चन पेपर है वो ब्रेल में हो। अगर लो विजन बच्चा है तो वो प्रिंट या फॉन्ट साइज है वो क्वेश्चन पेपर का बड़ा हो। अगर बच्चा खुद से नहीं लिख रहा है और स्क्राइब उसका आंसर शीट में लिखेंगे तो जो प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर है वो हम दे सकते हैं। ऑडियो कैसेट में या नेत्रहीन बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार मौखिक रूप से दिया जा सकता है। अगर ऑडियो कैसेट में बच्चा करना चाहता है तो उसमें क्वेश्चन रिकॉर्ड करके हम आंसर रिकॉर्ड करने की सुविधा कर सकते हैं। तो जिस तरह से बच्चा एग्ज़ाम देना चाहता है उस तरह से वहाँ पे व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर दूसरा है हमारा छात्र को उत्तर के सभी उपलब्ध रूपों में उत्तर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो जितने तरह का बच्चा उत्तर देना चाहता है उस तरह से उसे अनुमति देनी चाहिए, या वहाँ पे जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है उस हिसाब से अगर बच्चा देना चाहता है तो उसे हमें जो एग्ज़ाम है उसे दे देना चाहिए।
फिर हमारा तीसरा, परीक्षा के दौरान बच्चे को मानचित्र पढ़ने की क्षमता के आकलन के लिए तैयार मानचित्र में कुछ स्थानों को दिखाना या चिन्हित करना चाहिए, लेकिन इसे मानचित्र में लिखा जा सकता है या नाम लेबल करने में असमर्थ है, और दृष्टिबाधित बच्चे के उत्तरों की व्याख्या करने के लिए किसी एक जो स्क्राइबर है की मदद लेनी चाहिए। ऐसे मामलों में पूर्ण अंक दिए जाने चाहिए। फिर हमारा चौथा है, परीक्षा में आवश्यक परिवर्तन एवं मूल्यांकन। चौथा हमारा, परीक्षा में आवश्यक परिवर्तन एवं अनुकूलन किए गए हैं, इसका पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि दृष्टिबाधित बच्चों को उनकी खराब दृष्टि या अंधापन के कारण नुकसान ना हो। तो जब भी अगर एग्ज़ाम होने वाला है या एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे हमें क्या क्या आवश्यक परिवर्तन या चेंजेस करने हैं या जो स्पेशल चाइल्ड है उनके अनुकूल करना है, तो उस सब चीज़ों का हमें पहले से व्यवस्था करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे का नुकसान तो हो रहा है, बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो वीआई बच्चे हैं उनका कोई नुकसान ना हो और वो भी अपने समय के साथ अच्छा से अपना एग्ज़ाम दे सके। फिर हमारा विज्ञान और समाजशास्त्र में मूल्यांकन की आवश्यकता। विज्ञान विषयों में दृष्टिबाधित बच्चों के सीखने का परीक्षण करने के लिए उनका मूल्यांकन। क्या निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं? जैसे पहला है हमारा, छात्र विज्ञान शिक्षा के महत्व को समझे हैं, तो हमें यह भी देखना है कि बच्चा उस चीज़ को जो भी हम विज्ञान में पढ़ा रहे हैं या उसका क्या महत्व है, बच्चा समझ पाया है कि नहीं। दूसरा, यह विज्ञान की अवधारणाओं और सिद्धांतों को समझते हैं, जो भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, उसको बच्चा अच्छे से समझ रहा है, जान पा रहा है। तीसरा है, उन्हें विज्ञान अवधारणाओं के अध्ययन में प्रयोगों के महत्व का एहसास है। जो भी प्रैक्टिकल्स होता है या उसके बारे में कंसेप्ट बनाना है, प्रैक्टिकल किस तरह से किया जाता है या प्रैक्टिकल करने का क्या महत्व है, तो वो भी बच्चे को पता होना चाहिए। फिर चौथा है, रासायनिक ब्रेल नोटेशन की कार्यप्रणाली को समझना। जब हम ब्रेल में बच्चे को लिख के दे रहे हैं तो वो बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, उसको ब्रेल में करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ब्रेल में किस तरह से करेंगे, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसका जो कार्य प्रणाली है किस तरह से करता है, वो भी बच्चे को समझ में आना चाहिए। फिर पाँचवा हमारा, विज्ञान आरेख तैयार करने एवं उपयोग करने की विधियों का प्रदर्शन करना। विज्ञान में जो भी हमारा डायग्राम है उसको किस तरह से हम तैयार करेंगे और किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसमें कौन कौन सी विधि होती है, बच्चा अगर डायग्राम बना रहा है उसको किस तरह से प्रेजेंट करेगा, तो ये सब चीज़ें भी बच्चे को आना चाहिए। फिर है हमारा, समाजशास्त्र में सीखने की परीक्षा के लिए दृष्टिबाधित बच्चों का मूल्यांकन। इसमें भी फिर क्या निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त हुए हैं। जैसे समाजशास्त्र हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पहला हमारा, समाजशास्त्र सीखने में दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों की पहचान। अगर वो बच्चा समाजशास्त्र पढ़ रहा है तो उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो उनका जो नीड्स है वो क्या क्या है, किस तरह का है, वो पता होना चाहिए। दूसरा, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मानचित्र शिक्षण उद्देश्यों की तर्क संगतता के महत्व को स्पष्ट करना। जब हम इसमें डायग्राम या मैप्स बच्चे को उससे पढ़ाते हैं तो उसका जो उद्देश्य है वो किस तरह का है, कैसे बच्चा ले रहा है, उसको सीख कैसे रहा है, या उसके बारे में बच्चे को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही है, उसके महत्व को समझ रहा है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें भी हमें देखना है। फिर तीसरा हमारा, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार के स्पर्श मानचित्रों की व्याख्या करना। तो यहाँ पे जो भी मैप हम इस्तेमाल करेंगे वो टेक्टाइल के रूप में होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, ताकि बच्चा उसे
छू के स्पर्श करके उसको समझ सके। ब्रेल में लेवल किया होना चाहिए, ब्रेल में डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड उसका पिक्चर के साथ ही उसका व्याख्यान किया होना चाहिए। फिर चौथा है हमारा दृष्टिबाधित बच्चों को मानचित्र सिखाने की विभिन्न विधियों का वर्णन करना। अगर हम बच्चे को मानचित्र, मैप, डायग्राम जो बच्चे को दे रहे हैं या उनको बता रहे हैं, तो इसमें किस किस तरह से हम बच्चे को विभिन्न विधि के द्वारा हम उनको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर पाँचवा हमारा स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए कच्चे माल का स्वरूप एवं प्रकार बताना। अगर हम खुद से बच्चे को डायग्राम बनाना सिखा रहे हैं टेक्सटाइल के रूप में, तो उसमें कौन कौन सा सामान लगेगा, कहाँ से उपलब्ध होगा, उसको किस तरह से बनाएंगे, जैसे फेविकॉल है, थ्रेड है, कॉटन है, तो जो भी हम कार्डबोर्ड है, पेपर है, उसको लेवल करना है, तो किस तरह से हम करेंगे, कौन सा पहला स्टेप होगा, किस तरह से हम बनाएंगे, किस तरह से चिपकाएंगे, किस तरह से लेवल करेंगे, तो ये सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके हमें बच्चे को बताना है। और आप उसको बताए हो, फिर बच्चा बनाएगा और बना के आपको दिखाएगा, तो पता चलेगा कि बच्चे उसको बनाने में सक्षम है और प्रक्रिया उनको समझ में आ गई है, आ रही है। अगर कहीं बच्चे को डिफ़िकल्ट हो रहा है, कठिनाई हो रही है, तो वहाँ पे फिर हम उसको बताएंगे, हेल्प करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। फिर छठा है हमारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मानचित्र पढ़ाना और मानचित्र शिक्षण की सीमाओं को समझाना। तो जो उसका लिमिटेशन है बच्चे को और मानचित्र को पढ़ाना है, तो वो भी हमें उनको बताना। छात्र की प्रगति को मापने, सीखने की समस्या की पहचान करने और निर्देशात्मक निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। बच्चे का प्रगति, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, ये हम कैसे देखेंगे, तो मूल्यांकन से देखेंगे। फिर सीखने में अगर बच्चा को समझ नहीं आ रहा है या वो ठीक से बता नहीं पा रहा है उस चीज़ में, तो बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या समस्या हो रहा है, क्यों नहीं उसको वो चीज़ समझ में आ रही है या उनका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो फिर उसको जान के पहचान के हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा टेक्निक अपनाएंगे। और जो भी हमें निर्णय लेना है या बच्चे को इंस्ट्रक्ट करना है, तो वो भी मूल्यांकन के आधार पर ही करेंगे। फिर है हमारा गृह कार्य, जो आप अपने प्रगति के लिए इसको हल कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिबाधित बच्चे डैश विज्ञान सीखते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से आप चूज़ करके जो खाली जगह है, खाली स्थान है, उसको वहाँ पे लिख सकते हैं, भर सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन भी इस तरह का है, दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा वैज्ञानिक अवधारणाओं को प्रभावी शिक्षा डैश द्वारा की जा सकती है। और तीसरा है रासायनिक संकेतन डैश निर्देश है। तो इसमें का जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन है वो सही है, तो आप चूज़ करके जब आप इस इकाई को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारे ऑप्शन पता चल जाएंगे कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का जो पोर्शन है वो करेंगे। धन्यवाद।